लड़कियों के नाम होते हैं माफी, बिकॉज शी शुड बी सॉरी दैट कि उसने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया। लड़कियों का नाम है आ चुकी, आ चुकी यानी कि नॉट वांटेड बट अराइव्ड, आ चुकी। लड़कियों का नाम अंतिम बाला, कितनी मतलब हंड्रेड्स लड़कियां हमें मिली हैं जिनका नाम है अंतिम बाला, बिकॉज एवरीबडी होप कि दिस वुड बी द लास्ट गर्ल टू बी बॉर्न। मिस्ड कॉल, तो उनसे पूछा कि भैया आपने बेटी का नाम मिस्ड कॉल क्यों रखा। बोला क्योंकि भगवान को कॉल लगाई थी लड़के के लिए, मिस्ड कॉल आ गई है। तो मेरा बुक लॉन्च का इवेंट था, देयर वाज समबडी इन द रूम दैट डे हु वाज नेम्ड क्षमा, व्हिच इज फॉरगिवनेस, कि मांगो फॉरगिवनेस। क्लास, कास्ट, रेस, इन सब के नीचे जेंडर आता है, और जेंडर में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वही लड़की होती है जो शिक्षा से जुड़ी हुई नहीं है। कई जगहों पे मानसिकता ये होती है कि अ गोट इज एन एसेट एंड अ गर्ल इज अ लायबिलिटी। द वर्ल्ड इज बिल्ट फॉर द एजुकेटेड। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड यू विल बी एक्सप्लॉइटेड लाइक एनिमल्स। जॉब करियर से ज़्यादा इट इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, एस्टीम। यस, मेरे लिए एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। इट गिव्स अस अ वॉइस, इट गिव्स अस चॉइस, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा से ही मिलती हैं। हर एक दरवाज़ा खटखटाते हैं ताकि गांव में ऐसी कोई भी लड़की ना हो जो स्कूल से छूट जाए, जो स्कूल नहीं आ रही हो। लक्ष्य एक ही है कि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित ना रहे। जिंदगी विद ऋचा के सीजन 9 के ग्रैंड फिनाले में आज जो मेरी मेहमान हैं, उन्होंने अपने एनजीओ एडुकेट गर्ल्स के ज़रिए 2007 से लेकर अब तक यानी करीब 19 साल में करीब 20 लाख बच्चियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है। जाहिर सी बात है ये काम आसान नहीं रहा होगा, होते भी नहीं ऐसे काम आसान, लेकिन उन सभी बच्चियों की ज़िंदगी सुधारने या बदलने की ज़िद ने शायद इन्हें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। और 19 साल का ये सफ़र, ये ज़िद, ये मेहनत उन्हें वाइज प्राइज़, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से लेकर अब 2026 में टाइम विमेन ऑफ द ईयर की सूची तक ले आई है। लेट्स वेलकम सफीना हुसैन जी। सफीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िंदगी विद ऋचा में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के आज। नहीं सफीना जी, जो आप काम कर रही हैं, एडुकेट गर्ल्स, आपके एनजीओ का नाम ही सब कुछ बता देता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी अपने काम के बारे में, अपनी संस्था के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। एजुकेट गर्ल्स एक एनजीओ है और पिछले 19 सालों से हमारा लक्ष्य एक ही है कि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित ना रहे। तो हम गांव में काम करते हैं और वैसे गांव में और वैसे उन जगहों में काम करते हैं जहां सबसे ज़्यादा लड़कियां आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी कि या तो ड्रॉप आउट हैं या नेवर एनरोल हैं। तो ये एरियाज़ हैं बहुत ही रूरल, बहुत ही रिमोट, बहुत ही ट्राइबल एरियाज़ में। तो ये काम शुरू हुआ था करीब 50 गांव में, और अब बढ़ते बढ़ते हम लोग 12 राज्य में काम कर रहे हैं और करीब करीब 30,000 गांव में। काम हमारा बहुत सिंपल है। हम पहले तो हमारे पास एक AI एल्गोरिदम है जिससे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत सी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं, जो ड्रॉप आउट जहाँ पर ज़्यादा है। जब एक बार वो प्रिसीजन टारगेटिंग हो जाती है, हम ढूंढ लेते हैं कि ये कौन से गांव हैं, उसके बाद हमारा गांव में काम शुरू होता है। और हम सबसे पहले तो देखिए लड़कियां का ना जाने के लिए, राइट, उनके लिए हम एक टीम बालिका जो है, एक गांव के स्तर पर एक स्वयंसेवक, एक वॉलंटियर को ढूंढते हैं। अच्छा। जब हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सचमुच चाहते हैं कि उनकी गांव की सभी लड़कियां स्कूल जाए, उनको फिर हम ट्रेन करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और फिर उनके साथ हर एक दरवाज़ा खटखटाते हैं ताकि गांव में ऐसी कोई भी लड़की ना हो जो स्कूल से छूट जाए, जो स्कूल नहीं आ रही हो। तो पूरा का पूरा सर्वे करते हैं हम लोग, एक तो बेसलाइन एस्टैब्लिश करने के लिए कि कितनी लड़कियां हैं जो सचमुच ड्रॉप आउट हैं और किस कारण की वजह से। जब एक बार ये हो जाता है तब हम उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, उस कारण पे काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कभी आधार नहीं होता, कभी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, या स्कूल दूर होता है तो फिर हम सोचते हैं कि अच्छा इसको KGB जो रेजिडेंशियल स्कूल्स है, जो हॉस्टल्स हैं वहाँ, तो पूरा हम प्लानिंग करते हैं, लड़कियों को स्कूल से वापस जोड़ते हैं
और जब वो एक बार जुड़ जाती हैं, फिर स्कूल के अंदर तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चों के साथ हम एक रिमीडियल लर्निंग चलाते हैं। क्योंकि अगर आप 7-8 साल की बच्ची और आप पहली बार स्कूल में आ रही हैं, तो आपकी लर्निंग को ब्रिज करना पड़ता है। तो वो हम सभी के लिए करते हैं, लड़के लड़कियां सब के लिए, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स में। बड़ी लड़कियों के लिए लाइफ स्किल्स, और फिर जो लड़कियां स्कूल में वापस नहीं जा सकती, देखिए राइट टू एजुकेशन 8वीं तक है। 8वीं के बाद जो लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है, उनके लिए कोई जरिया नहीं होता। आप 9th में फेल हो गई या 10th में फेल हो गई, या फिर आप गई नहीं 9th या 10th में, सेकेंडरी स्कूल बहुत दूर था, उन बच्चियों के लिए हम एक सेकंड चांस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसे हम प्रगति कहते हैं। तो उसके द्वारा गांव में हम एक उनके लिए 10वीं का कैंप चलाते हैं, ताकि वो पास हो सके और आगे बढ़ सके। तो मतलब आपका मकसद ये रहता है कि जिस भी स्टेज पर एक बच्ची को पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर वापस लाया जा सके, उसको लाएं। लेकिन एडमिशन कहाँ कराते हैं आप? सरकारी स्कूलों में? जी हाँ, सरकारी स्कूल में करवाते हैं, जो भी स्कूल एकदम पास में हो ना, वहाँ पर। और फिर लर्निंग और रिमीडियल भी हम उन्हीं स्कूलों में करते हैं, ताकि ये नहीं कि सिर्फ एनरोलमेंट करा के निकल गए, कि पूरा एंड टू एंड देखते हैं हम। लेकिन हमारी नज़र हमेशा वो आउट ऑफ स्कूल लड़की पे होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब क्लास, कास्ट, रेस, इन सब के नीचे जेंडर आता है। और जेंडर में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वही लड़की होती है जो शिक्षा से जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि अगर आप स्कूल में नहीं हैं, तो आपकी शादी जल्दी हो जाती है, आपकी शादी जल्दी हो जाती है तो आपके बच्चे जल्दी हो जाते हैं, आपके बच्चे जल्दी हो जाते हैं तो आपकी हेल्थ, उनका इम्यूनाइजेशन, आपकी अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़, सारा साइकिल जो है वो गड़बड़ा जाता है। और हर साल एक लड़की को आप स्कूल में रखिए तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए आउट ऑफ स्कूल गर्ल ही, जैसे होता ना कि अर्जुन को सिर्फ वो मछली की आंख दिखती है, हमें बस वही दिखता है कि कहाँ एक लड़की है जो स्कूल नहीं जा रही है, कोई भी कारण हो, और किस तरह से उसे स्कूल से वापस जोड़ सकें। तो जब ये आंकड़ा हम कहते हैं 2 मिलियन गर्ल्स, 20 लाख बच्चियाँ, तो लगभग हर साल आपने 1 लाख बच्चियों को पकड़ के, क्योंकि 19 साल हो गए हैं, तो कितना मुश्किल रहा ये काम? क्योंकि आंकड़े बताना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक एक बच्ची की जब हम बात करते हैं, वो हर अपने आप में हर कहानी है, हर बच्ची की कहानी है और चैलेंज है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, क्योंकि हम 1 लाख लड़कियां हर साल नहीं कर पाते, राइट? कभी ज्यादा, जब हमने शुरुआत की थी तो हम 50 गांव में थे, फिर हम वहां से 500 में पहुंचे, फिर हमने एक पूरा जिला, पाली डिस्ट्रिक्ट में 1000 गाँव के आसपास था, 1067, वो सारे गांव कवर किए, फिर हमने 2 जिले, फिर 3 जिले, इस तरह से काम बढ़ता गया। तो शुरुआत के सालों में तो बहुत कम नंबर थे, राइट? लेकिन काम हमारा वही था। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज, एंड सब लोग एआई के बारे में बात करते हैं, सब लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हमारा मेरे ख्याल से 2019 तक हमने जो है 2019 का मतलब हुआ वही 10-12 साल में हमने करीब कुछ ही लाख लड़कियों को स्कूल से जोड़ पाए थे हम लोग। वो इसलिए कि हम जब भी किसी भी ज़िले में जाते थे ना, हम हर एक गांव का 100% सैचुरेशन करते थे। तो अगर हम झाबुआ में गए तो हर एक गांव में, अगर लेट्स से 750 गांव हैं या 700 गांव हैं झाबुआ ज़िले में, तो पूरे 700 गांव में हम काम करते थे। तो इमेजिन कीजिए आपके साथ एक ज़िला है जिसमें हर एक दरवाज़ा खटखटाना, हर एक गाँव में, तो टाइम बहुत ज़्यादा था। और फिर हमें पता लगता था कि अरे झाबुआ में भी 80% लड़कियां एक्चुअली 30% गांव में हैं। तो इतना काम करने के बाद हर दिन एक नई सीख है। तो ये हम लोग सोचते कि अरे अगर पहले पता होता तो हम सबसे पहले उन्हीं गांव में ना कवर करते, तो हमें 80% लड़कियां तो वही मिल जाती। उसके बाद 2019 में हम शायद पहले हैं इंडिया में एनजीओ के तौर पे जिसने कि एआई का इस्तेमाल किया। उस टाइम इसको एडवांस एनालिटिक्स, फिर लोग इसको मशीन लर्निंग बोलते थे, फिर वो बढ़ते बढ़ते एआई हो गया कि आप प्रिडिक्ट कैसे करें। सो वी स्टार्टेड टू बिल्ड एन एल्गोरिथम। तो हमारा एल्गोरिथम हमने बिल्ड किया और वो हर साल बहुत शार्प होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें ज़्यादा डेटा जाता है, जैसे जैसे वो सीखता है। और अब वो एल्गोरिथम एक्चुअली हमें बता सकता है कि हर एक गाँव में कितनी लड़कियाँ हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। आप मानेंगी नहीं कि इंडिया में कितने 6.5-7 लाख गांव हैं। हाँ। 5% विलेजेस में, 5% गांव में 40% लड़कियां हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो हमें एक्चुअली पूरा कंट्री को कवर करने की जरूरत ही नहीं है, हमें वो एआई के थ्रू प्रिसीजन टारगेटिंग से, राइट? तो वो हमने 2019 से करना शुरू किया। हमने वो प्रिसीजन टारगेटिंग की, भाई हम पूरे जिले में नहीं जाएंगे, हम पहले ही प्रिडिक्ट करेंगे वो कौन सी
एरियाज हैं। तो आप मानेंगी नहीं, अगर हम AI के पहले जैसे काम करते थे तो 2 मिलियन लड़कियों के लिए हमें 45 साल लगते हैं और लगते हैं। लेकिन AI के माध्यम से हम वो 5 साल में कर पाए। चलिए, कहीं तो AI का अच्छा इस्तेमाल हो पा रहा है, नहीं तो आजकल हम लोग सिर्फ नेगेटिव ज़्यादा सुनते हैं। नहीं, बट वही है कि टेक्नोलॉजी अगर सही जगह पर और सही तरह से आप इस्तेमाल करें तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा। हम नहीं चाहते थे कि भाई हमारी बच्चे 45 साल इंतज़ार करें सिर्फ शिक्षा से जुड़ने का। तो इसलिए अब हमारा ये प्रिसिजन एल्गोरिदम के थ्रू हम बहुत जल्दी इस काम को कर सकते हैं। आपने शुरुआत राजस्थान से की? जी हाँ, जी हाँ। पाली बताया। और वो भी इसलिए क्योंकि मैं एक्चुअली MHRD उस समय होता था डिपार्टमेंट दिल्ली में। वहाँ गई मैंने मिनिस्टर से बात की। मैंने कहा मैं काम शुरू कर रही हूँ, मुझे आता कुछ नहीं है, तो आप ही बता दीजिए कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने 26 जिलों की लिस्ट दी थी मुझे उस समय और कहा यहाँ जेंडर गैप, एनरोलमेंट का जेंडर गैप सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। 26 जिलों में से 9 राजस्थान में थे। तो इसलिए हमने राजस्थान में काम शुरू किया। और राजस्थान में भी वो 9 जिले ना ऐसे एक नेकलेस की तरह थे और पाली जिला पेंडेंट की तरह उस नेकलेस के बीच में। तो मैंने उस समय सोचा था कि पेंडेंट यहाँ ये बीच से काम शुरू करेंगे, काम अगर समझ में आ गया तो हम इसको ऐसे स्प्रेड। एंड उस टाइम एम्बिशन यही थी कि अगर जिंदगी भर में यही 9 डिस्ट्रिक्ट में सब लड़कियां स्कूल जाने लगे तो क्या बात है, तो कितनी खुशी होगी। लेकिन फिर उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया काम। लेकिन सफीना जी, कैसे, मतलब क्यों आया ये ख्याल मन में, कब आया? कोई उसका कोई एक होता है ना, कहते हैं कि एक कोई मोमेंट था कि जब लगा कि ये करना है, कोई कहानी थी जिसने आपको इंस्पायर किया? ये काम एक्चुअली मेरी अपनी कहानी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। मैं दिल्ली में मेरी परवरिश हुई और मेरा बचपन बहुत ही डिफ़िकल्टी में गुजरा। पार्ट्स ऑफ माई चाइल्डहुड बहुत टर्ब्यूलेंस था, वायलेंस, अब्यूज़, गरीबी तो थी। मतलब दिल्ली में साकेत में पीछे जे ब्लॉक मार्केट के पीछे जनता फ्लैट्स होते थे, तो काफ़ी साल वहाँ गुजरे। बहुत ही मतलब डिफ़िकल्टी में। अब्यूज़, वायलेंस आपके साथ या आपने अपनी माँ के साथ होते देखा? घर में। जी हाँ, देखिए मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मेरे साथ डेफिनेटली, जिसकी वजह से जब मतलब मैं 17-18 साल की थी तो ब्रेक आ गया मेरी एजुकेशन में। तो मैं 3 साल तक बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ द ट्रॉमा एंड थिंग्स 3 साल तक ब्रेक था। लेकिन मेरी वो तो क्रूशियल एज होती है जब आप कॉलेज में जा रहे हैं। नहीं वही, और मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज जा रहे हैं, सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं और मतलब ना, और फिर सब लोग बाग जिस तरह से बोलते हैं ना कि अरे मतलब मेरे फादर के लिए बोलते हैं बेचारा यूसुफ, देखो उसकी बेटी तो कुछ नहीं कर रही, बाकी सब बच्चे तो इतने स्मार्ट हैं। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि अच्छा चलो शादी करा दो। फिर किसी बड़े हेल्पफुल रिलेटिव ने बुला रहा, एक लड़का हमारी नज़र में है, डिवोर्सी है, 4 बच्चे हैं, इसके लिए और क्या रहे, इससे बेहतर हो पाएगा। मतलब इस तरह की ना काफ़ी चीज़ें फिर चलने लगी। फिर एक मेरी आंटी हैं, माहे आंटी, वो शी वेंट टू यूनिवर्सिटी विद माई पेरेंट्स, तो वो फैमिली फ्रेंड है मतलब। तो उन्होंने कहा कि तुम लड़की को बर्बाद कर दोगे, मैं इसे अपने साथ लेके जाती हूँ। तो वो अपने साथ मुझे ले गई और उनके घर में रही मैं। बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा, और मोटिवेट किया कि बेटा तुम वापस पढ़ाई चालू करो, फिर से शुरुआत करो। जिसकी वजह से मैंने फिर कोशिश की और फिर मेरा एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो गया। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू गो ओवरसीज फॉर यूनिवर्सिटी। तो वो जो रिश्तेदार हैं उनकी वजह से सारा हो पाया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो माही आंटी आज भी मतलब माँ का दर्जा है मेरी ज़िंदगी में। उसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। एजुकेशन वॉज सो ट्रांसफॉर्मेटिव। मैंने लंदन में ग्रेजुएशन ख़त्म किया, उसके बाद मुझे इंडिया वापस नहीं आना था, तो मैं अमेरिका गई। मैंने वहाँ सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में 10 साल काम किया। वहीं से मेरा नॉन प्रॉफिट करियर मैंने शुरू किया। पहले सिलिकॉन वैली में 9 महीने काम किया, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, मैं कहा ये नहीं हो पाएगा मुझसे। उसके बाद मैं, अच्छा वहाँ भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट करती थी? वही नहीं, पहले सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप में काम किया था, नहीं जमा। फिर मैंने वो छोड़ के आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग। तो मैंने 2 नॉन प्रॉफिट्स के साथ वॉलंटियरिंग शुरू की थी, और एक ने मुझे जॉब पे रख लिया और एक ने मुझे बोर्ड पे रख लिया। तो वो दोनों स्तर से सीखने को मिला।
हेल्थ की नॉन प्रॉफिट थी, तो मैंने एक्वाडोर, मेक्सिको, बोलिविया, साउथ अफ्रीका सब जगह काम किया। एक्वाडोर के अमेज़न जंगल्स में काम किया है, श्वार कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है। मेक्सिको में ओहाका में जो बहुत ही इंडिजिनस इलाका है वहाँ काम किया है। साउथ अफ्रीका में केप टाउन, डर्बन वगैरह, और डर्बन में तो ड्यूरिंग द बिग एड्स एंड HIV का जब बहुत ही हाई था पैंडेमिक उस समय, उस टाइम पे काम किया है। सो रियली द रीज़न आई एम, ये पूरी कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि बिकॉज एजुकेशन, उसके बाद में मतलब 10 साल अमेरिका के बाद में जब मैं इंडिया आई, तब यू रिफ्लेक्ट बैक, राइट, एंड यू सी कि मतलब आपकी ज़िंदगी अगर एजुकेशन नहीं होता तो कितनी अलग होती। शायद यहीं दिल्ली में शादी हो जाती है आपकी कहीं। हाँ, और बट एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी हमें इट गिव्स अस अ वॉइस, इट गिव्स अस चॉइस, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा से ही मिलती हैं। हमारी एक वॉलंटियर हैं नगीना बानो, वो चाइल्ड ब्राइड थी, बहुत ही टॉर्चर हुई वो, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी थोड़ी बहुत एजुकेशन थी जिसकी वजह से कि आज मैं ना अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपने बच्चों को देख सकती हूँ। एंड शी सेड कि माय एजुकेशन इज़ समथिंग कि कोई मुझसे चुरा नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई बाढ़ इसे बहा नहीं सकती, you know, nobody can beat it out of me, nobody can rape it out of me, it is mine till the day I die। और यही एक चीज़ है जो हमारा साथ देती है ज़िंदगी में, और वो है हमारी शिक्षा। और बाकी मुझे ऐसा लगता है जिन लड़कियों को या बच्चों को आराम से प्रिविलेज्ड घरों में होते हैं उनको शायद उसका एहसास नहीं होता क्योंकि उन्हें आराम से मिल रही होती, लेकिन शिक्षा की कीमत उस बच्चे से पूछिए जिसका स्कूल छूट गया, और खासकर आप तो कितनी ऐसी लड़कियों से मिलती होंगी। मैं उन बच्चों की कहानी पर तो आऊँगी, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि फिर आप जब इतना काम कर रही थी विदेश में तो आप भारत वापस क्यों आई? मुझे हमेशा ही भारत वापस आना था। मुझे एक्चुअली रहना नहीं था, पर मुझे सीखना था, देखना था। तो जब, और मैं पहली बार भारत से निकली थी जब माही आंटी मुझे लेके गई थी, तो मुझे लगा अब मैं हूँ बाहर, तो मुझे दुनिया देखनी चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। और वही होता है, आई थिंक आप जाते हैं, आप सीखते हैं, दुनिया देखते हैं। पर अगेन यू नो, एक हमारे साथी हैं एजुकेट गर्ल्स में, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक्चुअली आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ द बुक एवरी लास्ट गर्ल, और जो भी उस किताब को पढ़ता है बोले ये विक्रम सोलंकी कौन है, क्योंकि 30 से 40 बार उनका जिक्र होता है मेरी किताब में। पर वो बहुत ही इज़ अ वेरी वाइज मैन, और पाली से मेरे साथ जुड़े हैं वो। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में ना भगवान आपको वही देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वही देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। और ये कितना मतलब छोटी सी लाइन है, बट बहुत सही बात है। मतलब मैं देखती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब मेरे पास शिक्षा नहीं थी, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, यू नो, एंड इट इज़ ऑल। मैंने एक्वाडोर में काम किया, मैं अमेज़न के जंगल्स में काम किया। ज़्यादातर लोग NGO चलाते हैं शहरों में या शहर के ही थोड़ा सा बाहर, क्योंकि वो उनका, मैंने चूँकि जंगलों में काम किया, मुझे रूरल, रिमोट, ट्राइबल एरिया से कोई डर नहीं है, झिझक हाँ, नहीं है। बिकॉज मुझे लगता है हाँ मुझे आता है इधर काम करना। 3 साल मैंने काम किया है। और वहाँ भी आप एजुकेशन में करती नहीं, हेल्थ केयर में, वहाँ हेल्थ, बट वेरी मच सेम मॉडल। वहाँ कम्युनिटी हेल्थ प्रमोटर का मॉडल था, यहाँ हम टीम बालिका जो हैं उससे गर्ल्स का एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो मॉडल्स और सिस्टम्स, बट वही है जिसकी आपको ज़रूरत है वही आपको मिलता है। तो हर एक चीज़, मतलब मैंने भी वॉलंटियर से स्टार्ट किया था। आज हमारी संस्था में 23,000 वॉलंटियर हैं, ओह माय गॉड, जो टीम बालिका के नाम से जिनको हम बुलाते हैं। तो बिकॉज आई अंडरस्टूड, यही मैंने लाइफ में देखा था और यही हमने मॉडल में या काम में रेप्लिकेट हम करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी आपने तुरंत तो नहीं ये सब काम शुरू किया? तो नहीं, मतलब मैं आई थी 2005 में, 2007 में काम शुरू किया। तो मतलब मन में कहीं था कि ये करना है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक्चुअली था मन में। और एक तो होता है कि आप जर्नी आपकी जाती है, बट एक क्रिस्टलाइजिंग मोमेंट होता है, यू नो, वेयर वो मेरे लिए था कि मैं एक्चुअली ये मसूरी और ऋषिकेश के आगे ना, वहाँ जो पहाड़ है
वहाँ एक छोटा रूरल क्लिनिक बना रही थी, क्योंकि मैं पहले हेल्थ में काम करती थी। तो वो क्लिनिक मैं बना रही थी, मेरे फादर दिल्ली में थे। तो मैंने कहा डैडी चलो ना, मुझे लगा मैं डैडी को दिखाती हूँ कि देखो उनकी बेटी भी कुछ काम करती है। तो मेरे फादर आए दिल्ली से मेरे साथ। चाहूंगी आप बताएं आपके फादर कौन है, कौन थे? जी हाँ, मेरे फादर यूसुफ हुसैन, वो एक्चुअली उन्होंने लखनऊ से थे और सारी ज़िंदगी तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपनी कंपनी चलाई। ही वाज एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन करीब व्हेन ही वाज इन हिज 50s ही मूव टू बॉम्बे एंड बिकेम एन एक्टर। तो उन्होंने काफ़ी फिल्में वगैरह की, बट उस टाइम ही वाज एन एक्टिंग, ही वाज इन दिल्ली डूइंग हिज टूरिज्म बिजनेस। तो वो जब मेरे साथ आए ना, एंड ही वाज अ वेरी हैंडसम मैन, मतलब 6 फुट के, वो लखनऊ की जबान और चार्म, और बिल्कुल ही एनी रूम ही वॉकड इनटू ही वुड अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। ही वाज अमेजिंग एंड ही लव्ड पीपल, ही वाज वेरी सोशल, वेरी आउटगोइंग। तो जैसे ही वो गांव में मेरे साथ आए ना, तो गांव में बहुत सारे लोग आके घेर लिया, और उसमें बहुत सारी औरतें भी, सब ने पूछना शुरू, वो क्यूरियस कि शहर से आदमी आया है, तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितने बेटे हैं? तो उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है। तो जैसे सन्नाटा छा गया। एंड देन द वुमेन, मतलब जैसे बस दहाड़ मार के रोई नहीं, मतलब इतना ज़्यादा दे वर सो एजिटेटेड फॉर हिम, यू नो। दे सेड कि अरे तुम तो अभी भी जवान हो, दूसरी शादी करो, बेटा तो चाहिए ही होगा। And my father had no sense of these things, right? He just put his arm around me and he said, यही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है, and he said, चल चल क्लिनिक दिखा। But मेरा जैसे दिल बैठ गया, मेरा दिल बैठ गया, and I was like, I am not even visible, and I'm the one who's like building the clinic, I'm the one who's doing things here, but these women just felt that बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। एंड वो ड्राइव बैक जो थी ना, हम लोग मसूरी से जब निकले और वापस दिल्ली की तरफ, तो वो मतलब मैं निकाल नहीं पाई मेरे दिल से। मुझे लगा कि मैं तो चलो गाड़ी में बैठ के अपने फादर के साथ निकल आई, हु इज़ वेरी सपोर्टिव, हु इज़ वेरी लविंग, बट व्हाट अबाउट द गर्ल्स इन दैट विलेज? हाउ डू दे फील? अनवांटेड। और मतलब अब तो ऋचा, इन इतने सालों में मैंने इतनी लड़कियों से मैं मिली हूँ, लड़कियों के नाम होते हैं माफ़ी, बिकॉज शी शुड बी सॉरी दैट कि उसने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया। लड़कियों का नाम है आचुकी। आचुकी यानी कि नॉट वांटेड बट अराइव्ड, आचुकी। लड़कियों का नाम अंतिम बाला। कितनी, मतलब हंड्रेड्स लड़कियां हमें मिली हैं जिनका नाम है अंतिम बाला, बिकॉज एवरीबडी होप्ड कि दिस वुड बी द लास्ट गर्ल टू बी बॉर्न। लड़कियों का नाम फालतू। क्या बात कर रही है? जी। ओह माय गॉड। मिस्ड कॉल। तो उनसे पूछा कि भैया आपने बेटी का नाम मिस्ड कॉल क्यों रखा? बोला क्योंकि भगवान को कॉल लगाई थी लड़के के लिए, मिस्ड कॉल आ गई है। और ये हमारे यहाँ, क्योंकि वी टेक, हम वेस्टर्न सोसाइटी नहीं है कि जॉन जे मतलब कुछ भी नाम रख दिया, राइट? हमारे यहाँ नाम रखना बहुत सोच के हम लोग नाम रखते हैं, मीनिंग वाला नाम रखते हैं। ट्रू। उसमें लड़की को ये नाम देना इज इंटेंशनैलिटी। ओह माय गॉड। उसको पहले से ही बता दिया था कि तुम कितनी अनवांटेड हो, और ये हम लोग, और वो उसको जिंदगी भर याद रखे, जिंदगी भर याद रखे कि क्यों। और एक्चुअली मैं अभी लखनऊ में एक इवेंट कर रही थी, तो किसी ने मुझसे कहा कि यार हमारे यहाँ नहीं होता ये सब। शायद से नहीं होता होगा, मतलब आप बेहतर जानते हैं। लेकिन वो मेरा बुक लॉन्च का इवेंट था, एंड जब टीम वाज क्लियरिंग अप, राइट, लोग सब चले गए, तो लोग चीज़ें छोड़ जाते हैं ना, तो हमने नेम टैग्स दिए थे सबको जो आए थे। तो जब वो, तो उनको टेबल क्लॉथ के नीचे, जो राउंड टेबल्स के नीचे टेबल क्लॉथ से उन्होंने एक नेम टैग निकाला जो किसी ने वहाँ छुपा के रखा हुआ था, और उस नेम टैग पे लिखा था क्षमा। Because I told this story at my book launch, there was somebody in the room that day who was named Kshama, which is forgiveness. कि मांगो forgiveness. तो उस बेचारी ने अपना
निकाल के नीचे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये सब सिर्फ गांव में होता है या कुछ होता है। मुझे याद है साल 2000 में जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, बहुत सारे लोग हमें बधाई देने भी नहीं आए थे, बहुत सारे लोग। और फिर जो आते हैं वो ऐसे सांत्वना जैसे नहीं, चलो लक्ष्मी आई है। क्यों, सरस्वती भी आ सकती है, दुर्गा भी आ सकती है, हाँ, लेकिन आपको लक्ष्मी इसलिए कि चलो पैसा से वो है तो आपको सांत्वना दी जाती है। वे कहते हैं ना कि कई जगहों पे मानसिकता ये होती है कि अ गोट इज एन एसेट एंड अ गर्ल इज अ लायबिलिटी, पराया धन होती है ना वो। तो यही एक मानसिकता है, राइट। एंड हमारा जो काम है शिक्षा का, इट इज़ रियली अबाउट कि अगर इफ़ शी हैज़ टू फेस सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, इफ दिस इज़ द माइंडसेट, देन शी नीड्स टू बी आर्म्ड विद फुल एजुकेशन, वरना तो उसकी वल्नरेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। एक हमारी बच्ची है जिसको हमने स्कूल से जोड़ा था, अब वो काम कर रही है, उसकी अपनी फैमिली है। उसके फादर ने मुझसे कहा था कि सबको शिक्षित होना चाहिए। तो आई सेड क्यों? ही सेड बिकॉज द वर्ल्ड इज बिल्ट फॉर द एजुकेटेड, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड यू विल बी एक्सप्लॉइटेड लाइक एनिमल्स। और यही होगा हमारी बच्चियों के साथ अगर हम उनको शिक्षा नहीं देंगे तो। और सफीना जी, यहाँ मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा एनजीओ नोएडा में चलाती हूँ। एक बच्ची आती है, पहले जब हमारी पाठशाला में पढ़ती है, फिर हम पैसे वो करके, क्योंकि भाई उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है, हम एक स्कूल में उसको भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि हम उनसे कहते हैं 1 साल की फीस हम देंगे। उसके बाद भी उस बच्ची को घर बिठाया जाता है, पता है क्यों? क्योंकि घर में एक और छोटी बहन पैदा हो गई है। तो बहन पैदा हो गई है तो भैया तो स्कूल जाता रहेगा, लेकिन मम्मी को वापस अपने काम पर, झाड़ू पोछे पर लगना है, तो बच्चे को कौन संभालेगा? वो बेटी। वो 6th-7th में आ गई, लेकिन उसकी पढ़ाई बंद। अब हमें फिर शुरू करना है कि नहीं, हम उससे कहेंगे अच्छा तुम पाठशाला में आओ, स्कूल नहीं जा सकती तो। लेकिन मुझे लगता है कितनी कहानियां मैं से सुनती हूँ कि लड़कियां आके कहती हैं कि मम्मी ने भैया का तो एडमिशन स्कूल में करा दिया, मेरा नहीं करा रही। भैया पढ़ नहीं रहा है, भैया दिन भर मोबाइल फोन पर लगा हुआ है। नॉट दैट कि हमको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बट रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज अटैच्ड टू इट, राइट। और वो पढ़ रही है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसको स्कूल नहीं भेज रही। नहीं, मैं आपको छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब हम जो सेकंड चांस प्रोग्राम चलाते हैं ना, उसमें लड़कियां मतलब जिनकी शिक्षा काफ़ी टाइम से छूट गई हो, उनको वापस मतलब से सेकेंडरी करवाते हैं। बिकॉज सेकेंडरी अगर आप 10वीं में नहीं है तो आप अगर मनरेगा में, अगर आप डेली वेज लेबर पे आप मजदूरी करते हैं, आप उसमें भी अगर सुपरवाइजर बनना चाहें तो आपको 10वीं की ज़रूरत है। सोचिए आप, तो अगर आपने 10वीं नहीं की है तो आप मतलब एंट्री लेवल से भी एंट्री लेवल जॉब आप नहीं कर सकते। आजकल स्कूल में वो एज का वो बना दिया है कि जो उम्र है उसी क्लास में जाएंगे। एग्जैक्टली। तो वो वापस नहीं जा सकती, तो हम ओपन स्कूल का इस्तेमाल करते हैं फिर कि उनको कैंप लगा के पढ़ाएं और फिर वो वापस जाए। आपको जॉब नहीं लग सकती। हमारी कई लड़कियां हैं जो बोलती हैं मैं गांव में छोटी सी दुकान चलाती हूँ, मुझे मेरी दुकान को एक्सपैंड करना है, उसके लिए मुझे स्टॉक और ख़रीदना होगा, तो बैंक लोन अगर मुझे चाहिए, फॉर्मल बैंक लोन, मनी लेंडर से नहीं, फॉर्मल बैंक लोन अगर चाहिए तो मुझे 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए। आप 50 से 60% वोकेशनल स्किलिंग कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 10वीं लगती है, राइट। सो देयर इज सो मच अराउंड दैट, बट उसमें हमारी बच्चियां इतनी मेहनत करती हैं पढ़ने में, इतनी मेहनत करती हैं। तो मैं आपको ये 1 या 2 कहानियां बताना चाह रही थी। जो आपने अभी कहा कि बच्ची जो है वो भैया जा रहे हैं लेकिन वो नहीं। तो हलीमा हमारी एक स्टूडेंट है, बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। कोविड में उसकी मदर गुजर गई, तो उसकी भाई घर का कौन देखेगा, तो तुम संभालो, तो तुम संभालो। अब वो पिछले साल उसने पेपर दिए हैं और उसकी डिस्टिंक्शन आई है। हमारी एक और बच्ची है राजस्थान में, भील कम्युनिटी से, जो भील ट्राइब्स होती हैं वहाँ से, एंड वो भी पास हुई, अच्छे नंबरों से पास हुई। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी पढ़ाई कब छूटी थी? तो उसने सोचा, बोला मैं 18 साल की हूँ और 10 साल पहले मेरी पढ़ाई छूट गई थी जब मेरी शादी हुई थी। तो मैंने कहा तुम्हारे इन लॉ ने तुम्हें अलाउ कर दिया पढ़ने के लिए? बोला नहीं, मैं तो बहुत लड़ी बहुत लड़ी। मैंने कहा तो अभी तुमने बताया कि तुम पास हो गई। तो कहती है अब मैं क्यों बताऊंगी, अब गाँव वाले बताएंगे ना। क्या बात है। सोचिए उस बच्ची की शादी 8 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन उसका आप ग्रिट और करेज और रेजिलियंस देखिए। पढ़ी होगी वो,
और लोग जब आपके अगेंस्ट हैं फिर भी वो लड़ के मतलब, और अगर वो फेल हो जाती तो समझ लीजिए जिंदगी भर के लिए एक ठप्पा लग जाता कि ये तो हमने तो पहले ही कहा था, कुछ नहीं कर सकती, हमने तो पहले ही कहा था, टाइम वेस्ट किया, इतने बर्बाद किया सबका समय। तो कितनी उनके ऊपर तलवार जैसी लटकती रहती है और उनको अपने आप को प्रूव करना होता है। और मतलब पढ़ाई के लिए वो कहते हैं कि हम लोग किताबें लेके जैसे ही बैठते हैं ना तो किसी ना किसी को, अरे बेटा पानी लेके आना, अच्छा कपड़े धो दिए क्या, अच्छा। कहते हैं कि बैठी लड़की किसी को अच्छी नहीं लगती। तो रात में जब सब सो जाएं तब पढ़ाई करो, सुबह 3 बजे उठो तब पढ़ाई करो, क्योंकि बैठी लड़की किसी को, ये हम अपने घरों में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि मतलब गर्ल्स आर कैनॉट बी रिलैक्सिंग, दे मस्ट ऑलवेज लुक बिजी, they must always look productive. अब बेटा बैठ के चाहे वीडियो गेम खेल रहा हो तो जल जाएगा। वही मैं कहती कि ये जेंडर है, it's not because the boy is bad or anything, it is our own, हमारी मानसिकता का इशू है ये। हम जिस तरह से देखते हैं, हमें लड़कियां प्रोडक्टिव ही चाहिए, लेकिन लड़के रिलैक्स करते हुए इतने बड़ी पढ़ाई की आ रही है, आया है दूर से आया है, बाहर से आया है, you know whatever, या खेल उसके लिए जरूरत है, इसके लिए जरूरत नहीं है। ये हमारी मानसिकता है। अगर कल भारतवर्ष सब उठ जाते हैं सो के और बिकॉज ऑफ सम जादू एवरीबडी स्टार्ट्स बिलीविंग दैट सन्स एंड डॉटर्स आर इक्वल, ना तो एजुकेट गर्ल्स की जरूरत पड़ेगी ना आपके एनजीओ की जरूरत पड़ेगी, वी विल ऑल बी गुड। सो इसलिए एक और बट इसको रिकग्नाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये मानसिकता आप और हम ही लोग बनाते हैं, हम ही सब मैं हमेशा मेरी लड़कियां मुझे चढ़ाती हैं, बिकॉज वो कहीं भी जाती हैं ना तो वो ये ऑब्जर्व करती हैं कि घर में अगर 10 बार या 5 बार घंटी बजी तो कौन उठ के जाता है, दरवाजा खोलने कौन उठ के जाता है। बहुत सही बात कही। और उसी से आपको पता चल जाता है द लेवल ऑफ इक्वालिटी और द हायरार्की इन द हाउस। जब एक थका आता है तो पानी कौन पिलाता है लाके? मैं हमेशा कहती हूँ ट्रेस में पानी लेकर आने का काम हमेशा कौन करता है? जब कोई एक थका हुआ आता है, एक खुद पी लेता है एक को ग्लास में पानी मिलता है और ये बहुत एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत इतने सटल चीजें हैं कि अगर हम ध्यान ना दें तो ये पता भी नहीं चलता। बिकॉज हमारे ये सारे हमारे लर्न बिहेवियर्स हैं, हमने भी बचपन से देखे तो अब हमें दिखते नहीं हैं। And that is why I think I hope everybody who is watching your show also realizes कि ये change हमारे अंदर से, we have to unlearn and then we have to relearn. बच्चों के मन में भी तो देखिए ना, मम्मी और पापा के बिहेवियर को लेके बड़ी, आप किसी बच्चे से पूछो तो वो जैसे पापा गुस्सा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें एक डेफिनेशन होगी, पापा थके आते हैं, लेकिन मम्मी के लिए डेफिनेशन बहुत अलग होंगी। वो सोच में ही होता है और वो नेचुरल हो जाता है। बहरहाल 2 एंगल से और मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, हम लोग कभी पॉलिटिकल नहीं होते हैं तो, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि ये सब ऐसा हो जाए तो ज़रूरत ही क्यों हो एडुकेट गर्ल्स की या जमघट पाठशाला की। इतने साल हो गए आज़ाद हुए हमें, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, इररिस्पेक्टिव, क्या हमारी सरकारों में वो विल ही नहीं है कि बेटियों को इस तरह से एडुकेट करना है? एनजीओ की ज़रूरत पड़े ही क्यों? देखिए एनजीओ वैसे भी इज अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स अ टोटल ड्रॉप। मतलब हम चाहे बोल दें 2 लाख 20 लाख जितना, पर एक्चुअली ज्यादातर काम तो ये सरकार ही करती है। बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट, लाइक द लेवल ऑफ प्रोग्रेस दैट वी हैव सीन इज अनप्रेसिडेंटेड, राइट? जैसे मैंने आपको बोला कि अभी एल्गोरिदम के थ्रू भी हमें मालूम है कि भाई 5% गांव में 40% लड़कियां हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, राइट? सो द प्रॉब्लम, नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल, नाउ द प्रॉब्लम द वे आई सी इट इज जो 1 से 8वीं तक की प्रॉब्लम रेड पैचेस की है। सो देयर आर स्टिल रेड पैचेस इन द कंट्री जहां पर लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, तो वहां फोकस की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, 8वीं के बाद की ओल्डर गर्ल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि 8वीं के बाद ड्रॉप आउट बहुत हो जाता है, बिकॉज सेकेंडरी स्कूल या तो थोड़ा दूर होता है या फिर इसी टाइम पर शादी की और काम की और हर चीज़ की ना प्रेशर बहुत रहता है, तो हमें वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारी लड़कियों का सुनते हैं कि जब पीरियड शुरू हो जाते हैं और अगर टॉयलेट एक्सेस नहीं है तो उनका ड्रॉप आउट कर लेकिन अभी एक्चुअली सरकारी स्कूलों में
टॉयलेट एंड गर्ल्स टॉयलेट की, जब मैं पहले शुरू में मैंने काम किया था, जब हमने शुरुआत की थी तब करीब 40% स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट्स हुआ करते थे। अब वो एक 99% के आसपास आ गए हैं मोस्ट प्लेसेस, क्योंकि हम तो हमारे गांव में तो चेक करते हैं जाके, मतलब यूजेबल है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, ऑल ऑफ दैट। सो आई हैव सीन वास्ट इम्प्रूवमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 18 years ago, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट भी नहीं था, till today. And I think the Right to Education Act has definitely moved the needle forward very fast. ठीक है। लेकिन अभी रेड पैचेस भी हैं जहाँ पर फोकस की अभी भी जरूरत है। सो हम ये नहीं, एंड दैट्स व्हाई लाइक माय बुक इज आल्सो कॉल्ड एवरी लास्ट गर्ल, बिकॉज वो एक लड़की भी है तो भी हमें काम करना है, राइट। देन द प्रॉब्लम इज ऑफ द ओल्डर गर्ल्स। द थर्ड प्रॉब्लम, सो हमें कुछ करना पड़ेगा कि ये सेकंड चांस अपॉर्चुनिटीज निकले लड़कियों के लिए, जो जैसे आपने कहा कि स्कूल में जा ही नहीं सकती क्योंकि एज अप्रोप्रिएट होता है। कोई लाइफ शॉक आ गया, घर में कोई बीमार हो गया तो लड़की को उन्होंने स्कूल से निकाल के, अब वो वापस नहीं जा पा रही है। तो वो एक साइकिल जो है वो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, बिकॉज लाइफ शॉक्स की वजह से लड़कियां छूट जाती हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो मैं समझती हूँ, और अभी हम सरकार से भी बात कर रहे हैं इस बारे में, कि हम लोग सब एजुकेशन सिस्टम को अभी जो सिस्टम है उन्हें ही देखते हैं, जिसे कि हम फ्लो कहते हैं। अभी जो फ्लो है, अभी जो अब पहली में आया और अब 10वीं तक गया, हम उसी को काउंट कर रहे हैं, उसी के आंकड़े देख रहे हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। पर एक्चुअली उन बच्चियों का क्या जो अभी 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले ड्रॉप आउट हुई हैं, वो भी तो अभी यंग ही एज में है ना। विकसित भारत कैसे बनेगा अगर ये लड़कियां, तो ये जो स्टॉक है, हमें से स्टॉक कहते हैं, हम कहते हैं फ्लो में तो सब काम करते हैं, बट यहाँ पे हमें करने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो अभी आई मेट विद द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड आई टुक वन ऑफ आवर गर्ल्स टू मीट हिम। और रिंकू है राजस्थान से, जोधपुर से आई थी वो मिनिस्टर से मिलने, इतनी कॉन्फिडेंट ब्यूटीफुल यंग वुमन। एंड शी टोल्ड हिम, शी सेज मेरा बाल विवाह हुआ था, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 4 बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 81% आए हैं। और बोली आसपास के सारे ज़िलों में हाईएस्ट नंबर उसके आए हैं। तो उसको अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं वो उसको 11,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं, उसको मीरा पुरस्कार मिल रहा है। बट शी पुट द केस इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्टर सेइंग कि देखिए, you know, and he said, and he leaned over, he was listening to every word she said, and he leaned over, he said, तुम्हारी उम्र क्या है? उसकी उम्र 30 साल की है, राइट? 30 साल आपकी सारी जिंदगी आपके सामने है और 4 बच्चे हो गए। The fact like she came back and उसने तो 4 बच्चे हो गए, जो हुआ सो हुआ, उसने वापस आके अब वो एक कंप्यूटर कोर्स कर रही है। एंड शी इज टेलिंग द मिनिस्टर सिंह, वो मैंने कोर्ट में भी जो स्टेनो की जॉब होती है उसके लिए भी अप्लाई कर रखा है। उसको लगा मिनिस्टर ही सिफारिश लगवाते हैं शायद उसकी। पर एम्बिशन देखिए ना बच्चियों के। सो दैट्स व्हाट से कि हमें रिंकू जैसी लड़कियों को भूलना नहीं है कि हम यही फोकस करते रह जाएंगे तो हम इन लड़कियों को भूल जाएंगे। And that is the big focus for me right now, is कि we need lifelong learning pathways, because education सबके लिए start, pause, restart इसके माध्यम होने ज़रूरी हैं। अभी वो सारे वो एरियाज जो है ना वो ब्लॉक्ड है। अगर एक बार छूट गई तो आपके लिए वापस आना बहुत मुश्किल है। जरूरी है कि जिनकी छूट गई उनका हाथ पकड़ के हम वापस उनको उसी बिल्कुल तो फ्रॉम अ गवर्नमेंट लाइन, दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग टू द मिनिस्टर सेइंग हमें यहाँ बहुत ही ज़रूरत है एक अर्जेंट पॉलिसी की। और वो हम चाहते हैं कि वो पॉलिसी लड़कियों के लिए फ्री हो। राजस्थान सरकार ने फ्री कर रखा था, अभी एक्चुअली वहाँ पर ज़्यादा लड़कियाँ ओपन स्कूल में आ रही हैं और पास हो रही है, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही है। एंड नाउ दे आर मूविंग अहेड, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि लड़कियों के गेट कीपर जितने होते हैं। कोई भी बच्ची आती है बोली उसको पापा से भी परमिशन लेनी है, उसको या शादी होगी तो सास ससुर से भी लेनी है या फलाना। अभी एक लड़की का हमने सेकंड चांस प्रोग्राम में एडमिशन करवाया और 2 हफ्ते के बाद उसे आना बंद कर दिया। हमने कहा क्या हुआ? अच्छा तुम्हारे माँ बाप से बात की थी, अग्री हुए थे वो, जिसे कहा हाँ लेकिन मेरे भैया आ गए ना, वापस माइग्रेट किए थे, वो वापस आ गए तो उन्होंने मना कर दिया। ओह माय गॉड। इतने लेयर्स होते हैं उसमें। अगर 2,000, 3,000, 4,000 की फीस होती है तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस पीपल टू पे फॉर यू।
तो हम सरकार से कह रहे हैं भैया ये फीस हटा दीजिए, और ये मत कीजिए कि गरीब लड़की है। हर लड़की को ना एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि मुझे जब भी वापस आना है तो मैं आ सकती हूँ, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इतना उसके लिए, आपने जैसे कहा कि लड़कों के लिए तो फीस दे देंगे वो, नहीं लड़कियों के लिए नहीं। एंड यू मेड सच अ गुड पॉइंट। सो वी विल ऑल्सो सी अ फेमिनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, बिकॉज जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना, you will see that boys are moving to private schools and girls, especially in rural areas, will be the ones in the government schools. So you will have a feminization of government schools, जिससे कि इनका barrier और भी बढ़ जाएगा between men and women. Men will be private educated, English educated वगैरह versus this. So that's the other thing. We want the government to focus on the fact, saying ये जो feminization का trend है, instead of it becoming another divide, can we use it as an opportunity? मुझे तो लगता है सरकारी स्कूल की क्वालिटी इतनी अच्छी करें, जैसे इसीलिए करें कि वही इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं, वहाँ जेंडर लेंस और स्ट्रॉन्ग करें आप, ताकि हमारी लड़कियां जो वहाँ आ रही हैं वो आगे बढ़ पाएं. सो दीज इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, यू नो, एंड आई थिंक सम थिंग्स जहाँ पे अच्छी पॉलिसीज आ गई हैं एंड एवरीथिंग एल्स, वहाँ तो हमने बहुत प्रोग्रेस देखी है. But there is need to speak to the government about these other areas. क्योंकि अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग स्थिति होती होगी, अलग-अलग Because education is a state subject ना. कहीं अभी यूपी में ओपन स्कूल है ही नहीं. आप तो नोएडा में काम करती हैं, यूपी में ओपन स्कूल है ही नहीं. अगर आप सिर्फ अगर या तो नेशनल ओपन स्कूल NIOS में जाइए, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. जबकि राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे वहाँ पास होते हैं. आप तो चाहते हैं कि हर एक स्टेट पे ओपन स्कूल हो और फ्री हो. आप हर बच्चे से तो नहीं मिल सकते जब इतनी बड़ी संख्या होती है. कैसे हाँ. कैसे आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है? मेरा इन्वॉल्वमेंट 2-3 जगह पे होता है. एक तो प्रोग्राम डिज़ाइन पे, तो उस पर मैं बहुत काम करती हूँ. दैट इज़ ऑल्सो माई हार्ट, यू नो, मतलब प्रोग्राम को डिज़ाइन करना किस तरह से होगा. ये जैसे अभी पिछले 3-4 साल से तो मैं प्रगति पे ही फोकस्ड हूँ, सेकंड चांस पे ही फोकस्ड हूँ, बिकॉज बाकी द मॉडल इज़ वेरी सेट. तो प्रोग्राम डिज़ाइन इज़ समथिंग आई लुक एट. Generally organizational strategy, so really looking the bigger level strategy, right? Like I was saying कि मतलब whether it is feminization of the government schools, demographic shifts, किस तरह से चीज़ें हो रही है, तो हमारी क्या strategy होनी चाहिए, कहाँ है हमारी बच्चियाँ, tech development, ये वो. And the third is around fundraising, because the work needs money to be able to do it and, you know, provide the learning materials, ये वो जो भी लड़कियों को बहुत ज़रूरतें होती हैं और बहुत दूर दूर हमारा काम होता है, वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बिकॉज CSR वगैरह जो है वो हमारी फैक्ट्री के पीछे कर दीजिए, हमारे शहर में कर दीजिए, हमारे एम्प्लॉय एंगेजमेंट होना चाहिए. अब अगर आपका AI कह रहा है कि आपको मुंगेर में होना है, तो वहीं जाना, तो आप कहाँ से डोनेशन ढूंढने की कोई वहाँ पे पैसे देने के लिए तैयार हो. जो बिल्कुल ही अभी हम यूपी में चित्रकूट में, महाराजगंज में, रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, खुशीनगर, बहराइच, इन जगह पे काम करते हैं. कई कई जगह पे तो और कोई है ही नहीं, मतलब ना बड़ी प्रेजेंस में. वहाँ के लिए फंड रेजिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं? तो मुझे ध्यान देना पड़ता है. बड़े सेटअप का खर्चा कैसे चलता है? तो इसीलिए छोटे से वाले में ही इतना संघर्ष करते हैं. वो फंड रेजिंग मतलब ना दम तोड़ देती है. बट वी आर ऑल्सो वेरी लकी. वी आर लकी कि हमारे जो डोनर नंबर 1 थे वो आज भी हमें पैसे दे रहे हैं. हमारे डोनर नंबर 2 भी अभी भी हमारे साथ खड़े हैं. आप नाम लेना नहीं चाहेंगे? जी, माइकल पॉलक हमारे पहले डोनर थे. LGT एक बैंक है, वो, और टोनी. तो काफ़ी इंटरनेशनल डोनर्स भी हैं, डोमेस्टिक डोनर्स भी हैं. माइकल की तो वाइफ इंडियन है, तो वो तो यहीं बम्बई से हैं. बट ऑल दीज आर वेरी गुड पीपल. मतलब इट्स अनहर्ड ऑफ कि लोग आपको 10 साल 15 साल तक लगातार सपोर्ट करें. और कुछ है, मतलब एक शांतु देवी हैं, यहीं बम्बई में ही आगे रहती हैं. वो रिटायर्ड हैं, शी इज़ 85 के आसपास. वो मेरे साथ आई हैं, उन्होंने डोर टू डोर सर्वेस किए हैं. वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके आती हैं फील्ड में. 15 साल से, मतलब मैं उनको फ़ोन भी नहीं करती हूँ, वो मुझे कहती है तुम्हारा चेक रखा है, आके ले जाओ या किसी को भेज दो. So this work has also helped me meet people who are just so amazing. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि
you know, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो पिछले 8, 10, 15 साल से जुड़े हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं. So around 90% of our donors stay with us year on year. लेकिन हम चूंकि हम काम बढ़ाते जाते हैं हर साल, तो नए लोग have to find, हमें नए लोग, अच्छे नए लोग हम ढूंढते हैं. अच्छा बताइए, जब ये सब काम करते हैं ना तो रोड़े अटकाने वाले भी बहुत आते हैं. कई बार उस बच्ची का पिता ही नहीं चाहेगा, वो आपको परेशान करेगा. मतलब हम बहुत छोटे स्केल पे उस चीज़ को करते हैं, इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ कि आप कैसे करती हैं. कब कोई इस तरह की बहुत प्रॉब्लम आई, या कभी किसी पर टीम में किसी पर हमला तो नहीं हुआ, या कोई ऐसे बड़ी घटना है जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत होता है. हम लोग शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज अभी तो चलिए हमें फिर भी ना सरपंच और इन सबके, बिकॉज हमारे MOUs होते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें सरपंच और लोगों का सपोर्ट मिलता है गांव में एंटर करने से ही पहले. क्योंकि हम पहले ही कहते हैं कि भाई हमारा MOU है, वहाँ से चिट्ठी जाती है कि ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं होता है. बट 2 चीज़ें. व्हेन आई स्टार्टेड, हम लोग घर घर जाते थे और हम डोर टू डोर सर्वे जो है वो अप्रैल मई में करते हैं. तो आप सोचिए राजस्थान में 45-48 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो लोग मतलब दरवाजे तो खैर हमारे मुंह पे बंद कर ही देते थे. बोलते ये पागल कुत्ते आ गए, फिर से निकालो इन लोगों को यहाँ से, तुमको हमारी बेटियों में क्यों इंटरेस्ट है इतना. So it used to be very tough. मतलब a lot of my team members have been कि ना लाठी लेके उनके पीछे दौड़ा लिया उनको, या हमारी फीमेल स्टाफ के साथ बदतमीजी की, या बोला कि ये कैसे फिरती रहती हैं, you know, बहुत हर तरह की प्रॉब्लम्स आती थी. अब एक्चुअली बिकॉज हमारे गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप होती है, तो हम एंटर करने से पहले ही सबको उनके थ्रू ही, वार्ड पंच, सरपंच, PRI मेंबर्स के थ्रू ही पहले ना बता दिया जाता है कि भाई ये लोग आ रहे हैं. बट यू नो रिचा, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. मुझे अभी 20 साल होने को आए हैं. एंड 2-4 चीज़ें होती हैं. एक तो जेंडर पे आप जब भी काम कर रहे होते हैं ना, यू हैव टू एक्सपेक्ट बैकलैश. बैकलैश के बिना कोई प्रोग्रेस नहीं होती है. यहाँ आप 2 कदम आगे बढ़िए तो जेंडर प्रोग्रामिंग में हमेशा 1 कदम आपको पीछे आना पड़ता है, बिकॉज द बैकलैश इज सिवियर. सो यू हैव टू डिज़ाइन फॉर इट. यू हैव टू मेक श्योर that you are anticipating it and you are already trying to get ahead of it. So that's a big thing, is you have to know कि वो तो होगा ही होगा. कोई किसी खास बच्ची का एक्सपीरियंस कि चाहे ससुराल वालों ने विरोध किया हो या मायके ने किया हो और रोका गया हो कि नहीं जाना? अरे माय गॉड, आई हैड बच्ची थी, बहुत ही प्यारी बच्ची हमारी. वो 3 बार घर से भाग गई क्योंकि उसको स्कूल जाना था एंड माँ बाप अग्री नहीं कर रहे थे. आप सोचिए हमारी हालत की बच्ची घर से भाग गई ओनली बिकॉज शी जस्ट वांटेड टू रिवोल्ट. और उसको फिर ढूंढ के फ्रेंड से बात करके वापस लेके आते थे, फिर वो भाग जाती थी. कि मतलब फिर बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स को कन्विंस किया कि भैया लड़की का सवाल है. फिर उसको हमने KGBV में एडमिशन करवाया. तो हॉस्टल में थी ताकि वो घर पे जो भी परेशानी थी उसकी, जिसकी वजह से वो भाग रही थी बार बार, दैट शी वाज सेपरेटेड एंड शी कुड स्टडी इन पीस. बट इट वाज जस्ट अ वेरी मेसी एंड वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. अच्छा, कभी बच्चियों के साथ भी किसी के साथ खराब एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि हर बच्चा भी एक जैसा नहीं होता ना, कि सब, कभी ऐसा कोई हुआ कि लगा कि ये करना ही नहीं चाहती, इसको करना ही नहीं है या नहीं करेगी, ऐसा भी? सो हमारे यहाँ ना अगर अब देखें तो कई बार लोग आके बोलेंगे अरे उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो करना ही नहीं है. बट आई ऑलवेज से टू देम, आई से जस्ट डिग अ लिटिल डीपर, ऑलवेज डिग अ लिटिल डीपर. बिकॉज ये बोलना आसान होता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है, एंड आई गेट इनटू सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, शी इज रिपीटिंग व्हाट शी थिंक्स हर पेरेंट्स वांट हर टू से. लड़कियों का लर्न्ड बिहेवियर ये होता है कंप्लायंस, राइट. तो अगर उसको पता है कि उसके माँ बाप नहीं, शी एंटिसिपेट्स, तो फिर वही बोल देती है, वो बोलती है ताकि ना. एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ द टाइम्स द गर्ल्स वांट कि पेरेंट्स बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ जाओ जाओ, राइट. लाइक शी इज एंटिसिपेटिंग कि ये नहीं जाना चाहते, कि घर का काम कौन करेगा या ये वो. सो शी इज लाइक, मैं पहले ही बोल देती हूँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है, राइट.
सो एक ये बहुत होता है। दूसरा ये होता है कॉन्फिडेंस, राइट, कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कि वो सोचती है मैं जाऊंगी भी, अभी इतना टाइम हो गया है, क्या करूँगी, फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो शर्मिंदा होने से क्या फ़ायदा, तो यू रिट्रीट, राइट। या वही, सो द प्रॉब्लम्स आर 3: नो एस्पिरेशन, नो कॉन्फिडेंस एंड नो सपोर्ट। एस्पिरेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने एक लड़की से पूछा, मैंने कहा, वी वर जस्ट टॉकिंग एंड ऐसे, तुमको बड़े होके क्या बनना है? शीज़ा क्या बनना है? ऐसे कुछ बनना नहीं है। शीज़ा कभी किसी ने कोई पूछा ही नहीं, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव एस्पिरेशन फॉर आवर गर्ल्स। सो एस्पिरेशन नहीं होता तो सोचती फिर क्या फ़ायदा पढ़ के। या तो कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर सपोर्ट नहीं होता, और सपोर्ट नहीं होता तो आप पहले ही यू ट्राई एंड गेट अहेड ऑफ इट एंड बाय सेइंग नहीं मुझे ही नहीं इंटरेस्ट है। तो अब ये जो 20 लाख बच्चियों का नंबर है, ये पूरे 19 साल की आपकी यात्रा है ना? कोई ऐसी बच्ची जिसकी सक्सेस स्टोरी ने चौंका दिया हो आपको भी कि ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है, मतलब चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, ऐसी कोई कहानी आप सबके साथ शेयर करना? नहीं, अरे हमारे इस साल बंटी और ममता के बारे में बताऊं मैं आपको, ये दोनों लड़कियां 10 और 14 साल के बाद वापस आई हैं शिक्षा, सेकंड चांस में, एंड दे आर रैंक होल्डर्स इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। And but I want to stay away from the doctor kind of this thing. A lot of our girls get into, when they get into employment, they're moving ahead. But I want to focus on one example. जो I was quite pleasantly surprised and shocked. हाँ, कि ये मैं उनसे मिली, वो मदर थी और उनके बेटे ने 10वीं का एग्ज़ाम दिया इस साल, उन्होंने उसके साथ 10वीं का एग्ज़ाम दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 10वीं कर रहा है, मुझे भी करना है। हाँ। और इन माँ के नंबर बेटे से ज़्यादा है। क्या बात कर रही है? हाँ, माँ के नंबर ज़्यादा है। तो वो, मैं उनके साथ बैठी थी, हम बात करते, मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? तो कहती है मेरा बेटा जो है ना घर भर में घूमता रहता है, कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, किताबें ये वो सब कुछ, ये 3 घंटे के लिए कैंप में जाती है, घर का सारा काम करती है, मतलब ये नहीं कि वो सारा काम छूट गया। हाँ, वो भी कर, और ये सिर्फ पढ़ाई करता है, और वो सारे काम करती है, 3 घंटे को जाती है, फिर रात में थोड़ा पढ़ाई करती, फिर सुबह उठ के थोड़ी पढ़ाई करती, तो इसके नंबर मेरे से ज़्यादा कैसे आ गए? एंड तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इससे आपको क्या फ़ायदा है? ये तो नहीं कि जॉब तो कर नहीं रही हो कुछ नहीं। जिसे अब ये मेरी बात सुनेगा। क्या बात है वाकई। And then I realized कि मेरी बात सुनेगा, क्योंकि बहुत परिवारों में कह देते हैं तुमको आता क्या है, माँ से कह देते। तो जॉब करियर से ज़्यादा इट इज़ अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, एस्टीम। यस, मेरे लिए है, मेरा स्वाभिमान इससे जुड़ा है कि मैं शिक्षित हूँ। वाह। और शिक्षा, क्योंकि मुझे बहुत ये डर रहता है कि लोग, जब हम ये कि हमें ना शिक्षा को जॉब से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर वही होता है, ताने वही आते हैं कि ये क्या करें, इसने कौन सा बड़ा कलेक्टर बनना है, इसने कौन सा डॉक्टर बनना है। और आप गांव में है तो आपके लिए शायद वो ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी शिक्षा आपको अगर चाहिए तो आपके पास होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही। और ये मतलब माँ का तो मुझे लगा कि इसने कितने प्यार से बोला, अब ये मेरी बात सुनेगा। मैं आपको 2 मैसेजेस सुनवाना चाहती हूँ। जी। मेरा नाम विक्रम है और मैं एजुकेट गर्ल्स में ही काम करता हूँ। मुझे इस संस्था में सफीना जी के साथ काम करते 16 साल से अधिक का समय हो गया है। इन 16 साल के सफ़र में मैंने सफीना जी के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा है। उनका जो अपना लीडरशिप स्टाइल है वो हमेशा एक मेंटर, एक फ्रेंड की तरह है जो अपनी टीम के साथ में रहती है, और उसी की बदौलत ही मैंने अपना सफ़र एजुकेट गर्ल्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स से शुरू किया था, और आज की तारीख में मैं ऑपरेशन को लीड करता हूँ। वो स्वयं हमेशा उनका अपना जो ग्राउंड की जो समझ है, उनकी समस्याओं के ऊपर उनकी जो समझ है, वह समझ बहुत महत्वपूर्ण है, और वह चाहती हैं कि उसी की तरीके से ही हम काम करें। उनकी सोच हर उस आखिरी लड़की तक जाती है जो अभी भी विद्यालय से वंचित है, और वो चाहती है कि वो लड़की है जो विद्यालय में वापस आए। इसके लिए उनके साथ रहने वाले जितने भी साथी हैं, उन सब से
वो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछती है जिनसे उन सबको लगता है कि समस्या जहाँ है वहीं पे उसका समाधान है, वो मौजूद है। धन्यवाद। When Safina and I first met, we got along like a house on fire, and actually had to be separated like two schoolgirls because we were just chatting too much. Cut to 10 years later, I found myself working at Educate Girls, and it's been an absolute pleasure these last 1 year working with Safina, seeing her at her best, seeing her in the field with the young girls we work with, and genuinely thinking about what the best outcome could be for them and how we at Educate Girls can make that happen. Seeing her navigate really tough situations very calmly and logically, and just watching her build relationships. She's a person you can warm up to instantly. You'll have So sweet. laughter and happiness when you're around her. And it's been an absolute pleasure, and I look forward to many, many years of working with Safina. That's so आपके sweet. साथ नहीं, जो लोग काम मेरे करते मेरे हिसाब से तो विक्रम एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लीडर हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप कभी आइए फील्ड पे तो आपको साथ में लेके जाते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल, मतलब मुझे बातें सुन के इतना अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं जमघट पाठशाला के लिए भी। ये बताइए, नाम कितना प्यारा है आपकी संस्था का। वो जमघट हमारे, मैं ना सोच रही थी इनफॉर्मल स्कूल के लिए क्या नाम रखूं, क्योंकि फॉर्मल स्कूल नहीं है, हम वहाँ रिपोर्ट कार्ड नहीं देते बच्चों को। बहुत प्यारा नाम है। मैंने जमघट इज अ वर्ड की, चलो बैठ गए सब। रामन मैग्सेसे अवार्ड, उससे पहले शायद वाइज प्राइज सबसे पहले हुआ था, फिर रामन मैग्सेसे, और अब टाइम विमेन ऑफ द ईयर। माय गॉड, ये थोड़ा बताइए, ये जर्नी आपके लिए कैसी रही, अवार्ड्स, रिकग्निशन? क्योंकि मुझे लगता है जो भी काम करता है वो कहता है मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा था, मैं काम कर रहा था, लेकिन जब रिकग्निशन मिलती है तो अच्छा तो लगता है। नहीं, अच्छा तो लगता है, बस इससे आपकी लाइफ नहीं चेंज होती है। इन द सेंस संघर्ष भी दूसरे दिन दफ्तर में वही करना पड़ता है, घर में वही करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ना, मतलब नहीं, आई एम जोकिंग, बट ये रिकग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और वो इन चीज़ों के, एक तो आई फील कि यू नो जैसे लाइट शाइन हो रही है हमारी लड़कियों के ऊपर, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो नीड्स हैं, मतलब ये जो मिशन है, इस पे जब आप लाइट फेंकते हैं तो उससे लड़कियों का भला ही होगा, राइट? बिकॉज पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि भाई ये प्रॉब्लम कितनी है, हमें कुछ करना है इसके बारे में। सो दैट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ये अवार्ड्स जो हैं, ये रिकग्निशन बहुत ही क्रिटिकल है। दूसरा, इन अवार्ड हमारे अभी 3000 एम्प्लॉयज़ हैं और 23,000 फील्ड में टीम बालिका वॉलंटियर्स हैं। वो 23,000 तो अभी जो हम गांव में वहाँ पर हैं, पर पिछले 18-19 सालों में 55,000 यूथ हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया एज अ टीम बालिका वॉलंटियर, राइट? एंड दे आर जेंडर चैंपियंस, यानी कि वो मानसिकता को अभी भी हर एक गांव में, हर एक जगह पर ये बदलने की कोशिश करते हैं। तो जब ये अवार्ड, ये रिकग्निशन आता है, और ये अवार्ड और ये रिकग्निशन उनके हैं, तो उनको इतनी ऊर्जा मिलती है, वो इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि इस काम को और आगे बढ़ाएं और दूर तक लेके जाएं। So that is the second reason that this award is really important, is because इतने सारे लोग इससे जो जुड़े हुए हैं, उन सबको लगता है कि बस अब तो हम कर दिखाएंगे। तो इस साल की लिस्ट में आप अकेली भारतीय महिला हैं? नहीं, तो उन्होंने करीब 16 महिलाओं को, सो इट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो उसमें 16 में। तीसरी चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी टीम मेंबर्स आए दफ्तर में और बोला कि सफीना, ये होने के बाद ना, रामन मैग्सेसे और टाइम होने के बाद, कहते हैं कि मतलब अब हम कहीं फैमिली फंक्शन में जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे ये एजुकेट गर्ल्स में काम करते हैं। वाह, क्या बात है। तो कहते हैं हम लोगों को पहले हमारे परिवार वाले ऐसे, यार अच्छा किसी एनजीओ में काम करते हैं, उस तरह से देखते थे, लेकिन अब हमारी रिस्पेक्ट जो है, जो हम काम करते हैं, जो जैसे विक्रम ने कहा 16 साल से ये इस पे काम कर रहे हैं, कहाँ पाली के 50 गांव से शुरुआत की थी, और आज विक्रम 6 जो है ना, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारा ऑपरेशन विक्रम देखते हैं। इनकी फैमिली अभी भी पाली में रहती है, गांव में रहती है। तो ये जो सब लोग हैं, इनको रिकग्निशन मिलता है, इनके परिवार में
इनके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या बात है। क्योंकि एनजीओ वालों को वैसे इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। मेरी माँ खुद भी कहती थी, अरे ये चंदा इकट्ठा करने वाले हैं चंदा मांगने वाले हैं ना, दीदी यही करती होगी सबके घर जाके चंदा मांगती होगी जब मेरी बहन छोटी थी ना तब। तो इट चेंजेस परसेप्शन। और केबीसी में सवाल के रूप में आ चुका है भाई, क्योंकि इंडिविजुअल्स को आई थिंक पहले भी मिला था, संस्था को पहली बार मिला है। संस्था को पहली हाँ, मुझे लगता है कि which is अंशु गुप्ता amazing. को मिल चुका था, हाँ, इंडिविजुअल्स को मिला है। हाँ. There are 60 इंडिविजुअल्स जो इंडियंस को मिला है। पहली बार इंडिया से उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया, क्या बात तभी तो बहुत स्पेशल है। क्योंकि फिर हर एक टीम बालिका का अवार्ड हुआ, हर एक टीम मेंबर का अवार्ड हुआ। क्या बात है। अब आगे क्या? आगे जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना पिक्चर में, पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं भूल गई थी, अच्छा हुआ पिक्चर का नाम लिया। एक बहुत क्या कहेंगे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सफीना जी की ज़िंदगी का, तो उस पर तो हमने बात ही नहीं की। सफीना जी के पति एक बहुत जाने माने और बहुत पसंद किए जाने वाले फिल्म मेकर हैं, हंसल मेहता जी की मैं बात कर रही हूँ, उनकी पत्नी है ये। हंसल जी आपकी ज़िंदगी में कैसे आए और वो आपके इस काम को, एडुकेट गर्ल्स को, कितना सपोर्ट करते हैं? जी हंसल मेरी ज़िंदगी में मेरे फादर की वजह से आए। बिकॉज हंसल ने मेरे फादर को डायरेक्ट किया था। एक टीवी सीरियल था फैमिली बिजनेस करके, अच्छा उसमें सो देन आई वाज होस्टिंग अ डिनर वगैरह, तो मेरे फादर ने उनको बुलाया एंड आई वाज ऑलरेडी अ बिग हंसल मेहता फैन। मतलब मैंने उनकी पिक्चर देखी थी दिल पे मत ले यार सैन फ्रांसिस्को में। तो वहां तो हमको वो बॉम्बे बाजार छोटे स्टोर में जाके वो VHS टेप रेंट करना पड़ता था। मैंने करीब 4 बार रेंट की होगी वो पिक्चर। तो जब मैं हंसल से मिली आई वाज ऑलरेडी लाइक नंबर 1 फैन। बस फिर हमारी दोस्ती हो गई। Yeah, and as far as the special thing that I think in my life has been that my father और हंसल दोनों ने मतलब हमेशा से मुझे यही कहा है कि तुम्हारा मिशन हमारा मिशन है। वाह क्या बात। हंसल हमेशा यही कहता है तुम्हारा मिशन मेरा मिशन है। एंड मतलब घर में किचन में आज तक मतलब मैंने राशन है नहीं है कभी सोचा नहीं, क्योंकि हंसल किचन सब हंसल चलाते हैं। ही इज द मेन कुक इन आवर हाउस, ही रन्स द किचन, ही रन्स लाइक द होल थिंग। मैंने कहा खाना खजाना 10 साल चलाया था, कुछ तो फायदा हो। बट नहीं, but like he's an equal partner and complete support. हम लोग टैग टीम करते हैं बच्चों के साथ। तो मतलब there have been times कि मुझे फील्ड पे होना है और काफ़ी हफ्तों तक मुझे फील्ड पे होना है। तो हंसल अगर शूटिंग भी कर रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है वगैरह, तो ही विल टेक देम टू द शूट विद हिम। तो बच्चे फिर वही ना वो देखते हैं वहाँ पर, ही टेक्स ऑल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्लियर जब मेरे फादर बिफोर ही पास्ड अवे, तब माय फादर वुड डू अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे फादर और हंसल दोनों फील्ड में मेरे साथ आ जाते थे बच्चों के साथ, ताकि मतलब दिन भर मैं काम करूं लेकिन शाम को हम बच्चों के साथ वहीं पर एक साथ एज अ फैमिली। तो अभी आप फील्ड में जाती हैं बहुत? बिल्कुल, जाना बिल्कुल, ट्रैवल बिल्कुल, बहुत होता है आपका देश भर में। हाँ। उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। एक बात बताइए, एक बड़ा ऑब्वियस सवाल मेरे ख्याल से जो भी आपसे मिलेगा उसके मन में आएगा। एक तरफ हंसल मेहता पति जो बिल्कुल हार्डकोर बॉलीवुड जिसको बोलेंगे अगर लेकिन आप जब इतना सोशल वर्क करते हैं तो आप बॉलीवुड में अपने आप को एज अ बॉलीवुड पर्सन फील कर पाती हैं या उस पार्टीज में अपने आप को? I don't know what a Bollywood person in the sense पार्टीज में आना जाना या उस सर्कल में आप अपने आप को? हम लोग एक्चुअली इतना पार्टीज में जाते नहीं है। हंसल इज एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, मतलब ही इज क्वाइट इंट्रोवर्टेड। तो वी आर नॉट द काइंड, हम लोग मतलब काम में इतना मसरूफ रहते हैं, घर पे आते तो हम the most fun thing we can do is just be together at home या कुछ। तो एक तो ज्यादातर हम लोग we're not really into कि मतलब ना बहुत पार्टियों में जा रहे हैं और ये वो रेड कार्पेट या वो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। दूसरा या होता है तो लोग घर पे आते हैं, तो फिर जब घर पे आते हैं तो फिर घर का माहौल होता है, मतलब कोई रेड कार्पेट आउटफिट पहन के Do you have friends in Bollywood? सब पालती मार के ही बैठते हैं। दोस्त हैं आपके इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में definitely, I mean there are a lot of people I admire and a lot of people I love a lot. Most of them happen to be या तो वो डायरेक्टर्स हैं या वो अब obviously Rajkumar and Patra are very dear to us. They're almost like family.
Pratik Gandhi and तो Bhamini scam, are like family. मतलब so वो करिश्मा है, मतलब so ये सभी लोग, मनोज obviously he's like मनोज बाजपेयी, वो वाजपेयी, मतलब बहुत ही ज्यादा, they very good friends. मनोज इज अ फ्रेंड टू। हाँ, so वो सब चीजें हैं, तो but those are all just very nice long term friendships. चलिए, मुझे लगता है सारे जीवन के आपके सारे पहलुओं पर बात हो गई, लेकिन अगर अभी भी कुछ कहना रह गया हो तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, आपके अपने काम से जितना आपने सब एक कहते हैं ना निचोड़ एक जो होता है, आप सारे व्यूअर्स को हमारे मैसेज क्या देना चाहेंगी? हाँ, आई थिंक मैं व्यूअर्स को मैसेज देना, ये कुछ मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है कि मतलब मैं क्या किसी को क्या ज्ञान दूँ, क्या मैसेज दूँ, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये एक मानसिकता का इशू है, और ये मानसिकता को बदलना हम सब का इसमें हाथ है। मैं कहूँगी कि हम सब कोशिश करें कि जैसे मैंने पहले कहा कि वी अनलर्न एंड देन वी रीलर्न। तो हम जो पुराने ख़यालात हैं, जो पुराने ये मानसिकता है, इसको हम सब कोशिश करें कि हम इसे पीछे छोड़ दें, ताकि आने वाले वक्तों में किसी भी बच्ची का नाम माफ़ी ना हो, आचकी ना हो, फालतू ना हो, अंतिम वाला ना हो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा सफीना जी मुझे आपसे बात करके। Same here. और कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं ज़िंदगी उतरिचा की तरफ से आपके लिए, वो मैं आपको देना चाहूँगी।